हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है और गारंटी है यूपी और पंजाब की कोई इलेक्शन खबर अब नहीं छूटेगी। जो खबरें आपको अखबार या सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगी वो यहां मिलेंगी। बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। 3 बड़ी हेडलाइंस अब आपके सामने। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ओवैसी ने मिशन यूपी का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है, जिसकी झलक हैदराबाद में आज दिखी, जहां ओवैसी ने यूपी के नेताओं के साथ मीटिंग की है। और क्या है ओवैसी का मिशन यूपी, पूरी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर जमीन विवाद पर मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा दावा किया, साफ कह दिया कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ, पूरी जांच की गई है। मंदिर ट्रस्ट के दावों के पीछे की पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगी। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां आज कैप्टन ने अपने खेमे के नेताओं को लंच पर बुलाया, वो भी तब जब दिल्ली में राहुल प्रियंका सिद्धू से मुलाकात कर चुके थे। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है और सच ये है कि लंच बहाना है, हाईकमान को ताकत दिखाना है। पंजाब की इस खबर का पूरा अपडेट भी होगा आपके सामने, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव से जुड़ी आज की ये सबसे बड़ी खबर लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर हैदराबाद से आई है, जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शास्त्री नगर के घर में यूपी के नेताओं के साथ की मीटिंग। इसी मीटिंग की तस्वीर आपके सामने है। ओवैसी ने ट्वीट कर उन फोटोज को साझा किया, ये बताने की कोशिश की कि 2022 के यूपी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ साथ लखीमपुर सीतापुर इंचार्ज मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी भी मौजूद रहे। इसके अलावा संगठन के सचिव इकबाल और हैदराबाद के पूर्व मेयर हुसैन भी इसमें शामिल रहे। आपको यह बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यूपी में AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब जिस तरह से ओवैसी ने यूपी मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है, उससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि ओवैसी यूपी को लेकर बहुत संजीदा है। क्या रणनीति बना रहे हैं ये भी आपको बता दे। फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में उतरने वाले ओवैसी। AIMIM को लगता है कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसी चेहरे की बदौलत ही बिहार में पतंग उड़ाई। पश्चिम बंगाल के चुनावों में देरी से हुई एंट्री से ओवैसी को बहुत नुकसान हुआ था और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी समय से पहले ही तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यह जानने की कोशिश की गई कि पार्टी को लेकर लोगों का रिस्पांस कैसा है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश की गई कि कितने जाने पहचाने मुस्लिम चेहरे हैं जो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ताकि चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। यूपी चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पहलुओं पर भी बातचीत की गई है। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं से फीडबैक मिलने के बाद अगले सप्ताह ओवैसी खुद यूपी का भी दौरा कर सकते हैं। अब यूपी में विधानसभा की 145 सीट पर मुस्लिम प्रभाव है और 70 सीट पर 20 से 30% मुस्लिम, 75 सीट पर 39 से 45% तक वोट है और रामपुर मुरादाबाद में लगभग 50% तक मुस्लिम वोट हैं। अब इन्हीं 145 सीट पर ओवैसी की नजर है। ओवैसी को लगता है भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर 2022 के चुनाव में वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब 2022 के यूपी चुनाव में ओवैसी कितना दम दिखाते हैं ये आगे पता चलेगा, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़े अब आपके सामने हैं, क्योंकि यहां यूपी में AIMIM का दम फूल गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी, कुछ प्रतिशत वोट ही मिल पाया था। लेकिन ओवैसी 2017 की तुलना में अब 62 ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आखिर ओवैसी इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं, वजह क्या है ये भी अब जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर, जिनके साथ उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 10 और छोटी पार्टियां भी शामिल हैं, इसी के बलबूते पर ही ओवैसी और राजभर अब दोनों यूपी चुनाव में गेम चेंज करने का दावा कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटी छोटी पार्टियों का वो मंच है जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और ओवैसी की AIMIM, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसमें
कृष्णा पटेल का नेतृत्व करने वाली अपना दल भी शामिल है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व वाली जन अधिकार मंच के साथ कई छोटी छोटी पार्टियां इसमें शामिल हैं। तो छोटे छोटे दलों पर सबकी नजर है, लेकिन अब बीजेपी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी से ही हैं। उनके बारे में भी जरा यहां जान लीजिए। उन्होंने 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की कसम खाई है और ये होगा कैसे, उसका फॉर्मूला राजभर ने तैयार कर लिया है। अब राजभर के इस फॉर्मूले पर नजर डालिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में वो 5 साल में 5 सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता भी शामिल होंगे। हर जाति के लोगों को नुमाइंदगी की दी जाएगी। हर साल 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी रखा गया है, यानी 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर जातियां भी होंगी। चुनाव अभी दूर है, नतीजे पता नहीं क्या होंगे, लेकिन सत्ता और सीएम का फॉर्मूला तैयार है। राजभर के फॉर्मूले में भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अपने फॉर्मूले का आधार एक चुनाव, 5 साल सरकार और 5 मुख्यमंत्री बताया। वैसे चुनाव में अभी समय है, सरकार किसकी बनेगी ये मतदाता तय करेंगे, लेकिन मोर्चे ने सीएम और कितने सीएम होंगे, कौन होंगे, ये अभी से तय कर लिया है। सवाल लेकिन अभी भी ये है कि राजभर अपने फॉर्मूले पर इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं, वजह क्या है, उन्होंने हमें बताई। क्या ये फॉर्मूला बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला बीजेपी के प्रयोग से ही निकला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया, 6-6 महीने का मुख्यमंत्री बना करके अपनी अपनी पार्टी का सरकार चलाने का। पूर्ण बहुमत में 325 सीट जीत करके बीजेपी आई उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम बनाया, बिहार में 3 डिप्टी सीएम बनाया, आंध्र प्रदेश में 6 डिप्टी सीएम बने। तो ये तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने तय किया कि आपस में कोई दिक्कत परेशानी ना हो मोर्चे में, इस नाते 5 साल में 5 मुख्यमंत्री 5 जाति के होंगे, एक साल में मुख्यमंत्री एक जाति का होगा। राजभर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन बीजेपी को राजभर का ये फॉर्मूला रास नहीं आ रहा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने इस पर बड़ी बात कह दी। देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है, और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में, और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। यूपी चुनाव में छोटे दल का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, कुछ देर पहले आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से समझ सकते हैं। अखिलेश यादव को छोटे दलों से परहेज नहीं है। समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी। अखिलेश यादव ये साफ कह रहे हैं कि बीजेपी असल मुद्दों पर अब बात नहीं करती है। बेरोजगारी, महंगाई पर बात करने से बीजेपी कतराती है, और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अब वो महागठबंधन के लिए तैयार है। अब बीजेपी पंचायत चुनाव, अध्यक्ष चुनाव को प्रभावित किस तरह से बीजेपी कर रही है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। ये बहस इसलिए है, भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। आज सवाल ये कि बेरोजगारी पे बहस करें, आज सवाल है महंगाई पे बहस करें, आज सवाल है किसान की आय दोगुनी कब होगी उस पर बहस करें। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम समाजवादी सरकार में चल रहे थे, बने हुए थे, उन कामों को क्यों रोक दिया? ये बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे थे। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि जिस एक्सप्रेसवे को 22 महीने में समाजवादी सरकार में बन गए थे, आज समाजवादी सरकार नहीं है, एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को बन रहा था, वो कब पूरा होगा? कितनी बार तारीख बदलेंगे? अब छोटी पार्टियों का रोल कितना अहम हो गया है आप समझ सकते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज बड़ी बात कह दी है, सुनिए क्या कहा। हम मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हक मांग रहे हैं निषाद पार्टी के, निषाद समाज का। ये हक के लिए पार्टी बनी है, आज नहीं कल मिलेगा। रहा सीएम की बात, हमारे लोगों का सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी इस समय दुखी है 4थे नंबर पर आकर। मित्र का काम होता है मित्रता निभाना। हम मित्र की हैसियत से मैंने उनको सलाह दिया कि अगर हमें दिल्ली में पावर दिए होते, आपने कहा तो राज्यसभा भेज देंगे, उत्तर प्रदेश में हम कैबिनेट देंगे, दिए होते तो बेईमान अधिकारी 20,000 करोड़ रुपया निषादों का नहीं खा पाते।
मायावती के कैंप में क्या चल रहा है वो भी अब समझ लीजिए। अब तस्वीर आपके सामने है और एसपी और बीएसपी के बीच तल्खी का इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगाइएगा। मायावती ने एसपी पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बीजेपी पर जबरदस्त हमला कर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि मायावती ने इसमें कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल किया है। हमला केंद्र की बीजेपी सरकार पर किया और मायावती ने यह कह दिया कि आज शिक्षित बेरोजगार पकोड़े बेचने को मजबूर हो चुके हैं। युवाओं की स्थिति दुखद हो चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। युवाओं के बुरे हालात के लिए मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और बीजेपी अगर नहीं बदली तो उसकी दुर्दशा भी कांग्रेस की तरह होगी। ये मायावती की तरफ से किए गए ट्वीट की बात हमने बताई। मायावती पर बीजेपी के साथ हालांकि नरम रुख अपनाने का आरोप लगता रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर बीएसपी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन बीएसपी से जुड़े मुसलमान वोटर में सेंध लग सके। लेकिन मायावती ने जिस तरह से आज बीजेपी पर हमला कर दिया है, उससे तो यह साफ हो गया है कि मायावती आने वाले चुनाव में किस तरह से कैंपेनिंग करने वाली है। अब एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बात यूपी से आई आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि कुछ देर पहले ही अयोध्या जमीन विवाद पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि जमीन सौदे को लेकर कुछ नेताओं और धर्माचार्यों ने आपत्ति उठाई है और दावा है कि घोटाला हुआ है। इन आरोपों पर जनता के मन में भ्रम फैलाया गया, इसलिए वो अयोध्या आए। पूरे 3 दिन तक आरोपों की जांच की। सीए, लेखपाल और वकीलों के साथ मिलकर हर दस्तावेज को जांचा गया है। गोविंद देवगिरी ने यह भी दावा किया कि जमीन के सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। सौदे में सभी लेन देन के बैंक के जरिए किए गए हैं और मार्केट रेट से सस्ते में जमीन खरीदी गई है। गोविंद देवगिरी ने बड़ी बात कही है कि अगर इससे सस्ते में कोई जमीन देने को तैयार है तो हम उसे भी खरीद लेंगे। पिछले 15 दिन से अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे में कई तरह के आरोप लग रहे थे और जमीन सौदे में धांधली की बात भी कही जा रही थी। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों पर सफाई दी। सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। अनेक अच्छे धर्माचार्यों के भी फोन मुझे आए, सभी का विश्वास था, लेकिन सभी का अनुरोध था कि मैं जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। और मैं गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जिस क्षण पहुंचा हूं उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ में वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए। हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही हैं। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार यह सब जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। अगली बड़ी खबर पंजाब की पॉलिटिक्स से है, जहां दिन भर आज पॉलिटिकल पारा बहुत ज्यादा हाई रहा। सबकी निगाहें कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर थी। लंच पार्टी पर नजर थी। पार्टी तो शाम को खत्म हो गई, लेकिन इसकी गूंज 10 जनपद तक सुनाई दी। अब कहा यह जा रहा है कि लंच पार्टी बहाना था, दरअसल आला कमान तक अपनी ताकत दिखाना था। कैसे? कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी में उनके सभी भरोसेमंद खिलाड़ी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज इसमें शामिल हुए। वही तस्वीर आपके सामने है। और अमरिंदर के लंच में कौन कौन मौजूद था, डिटेल आपको बताऊंगी। अमरिंदर सिंह के लंच में 4 मंत्री, 1 सांसद, 3 विधायक शामिल हुए। कैप्टन ने घर पहुंचने वाले नेताओं में बड़े नाम, सांसद मनीष तिवारी, कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, राणा गुरमीत सोढ़ी और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह, कांग्रेस नेता अश्वनी सेखरी और फतेह जंग भी बाजवा इसमें शामिल थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो लंच डिप्लोमेसी थी, लंच डिप्लोमेसी के तहत ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये आकलन कर रहे थे कि अगर सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान देता है तो उनके हक में कौन कौन नेता खड़े हो सकते हैं। अब खबर क्या है? खबर यह है कि कल
प्रियंका और राहुल से हुई मुलाकात के बाद सिद्धू को पंजाब में अहम पद दिया जा सकता है। ये बड़ी बात अभी सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से 1 से 2 दिन में इसका ऐलान भी हो सकता है। इस खबर के बाद कैप्टन ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कैसे? लंच डिप्लोमेसी आपको बताई, लेकिन कैप्टन के इस शक्ति प्रदर्शन पर कांग्रेस की तरफ से अब जवाब हरीश रावत ने क्या दिया वो सुनो। सर, लंच डिप्लोमेसी आज चल रही है पंजाब में। कहा यह जा रहा है कि सिद्धू ने अगर दिखा दिया कि नेतृत्व शीर्ष उनके साथ खड़ा है, उनको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो कैप्टन भी दिखा रहे हैं कि एमएलए सारे मेरे साथ हैं। देखिए, लंच पे सब मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को एमएलए का समर्थन है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये कैप्टन साहब की तरफ से 8वां 10वां लंच है और वो इधर गोष्ठ में बहुत सारे लोगों को मिले हैं, वर्कर्स को भी मिले हैं और उन सब के साथ जो है वो रोटी शेयर करते हैं और उनसे समस्याएं पूछते हैं। ये बेस्ट वे है, ये तो बेस्ट वे है, बहुत अच्छी बात है। इससे एक अपनत्व पैदा होता है। तो बल्कि वो लोग लंच चंडीगढ़ में कर रहे होंगे, अपनत्व मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। कैप्टन साहब और सिद्धू जी का अपनत्व कब होगा सर? वक्त आने दीजिए। माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आवे जब तब फल हो। जब समय आ जाएगा, संयोग आ जाएगा, तो जैसे वो चाय पीने के लिए मिले हैं वैसे खाना खाने के लिए भी मिलेंगे। सर, समय आपने कहा था कि मानसून बरसात के मतलब जुलाई के पहले हफ्ते तक सुलझा लिया जाएगा इस विवाद को, तो हम माने कि कांग्रेस पार्टी सुलझाने के निकट पहुंच गई है। आप इतनी पुरानी जर्नलिस्ट हैं, आप ऊपर वाले से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जल्दी आ ही नहीं रहा, बरस ही नहीं रहा। बरसे तो हमारा समाधान भी निकल आएगा। अब अमरिंदर की टेंशन की बड़ी वजह है कल सिद्धू की कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई मुलाकात। कल सिद्धू ने पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और सिद्धू की प्रियंका और राहुल की करीबी एक बड़ी वजह है जो टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में अमरिंदर विधायकों के दम पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है और सिद्धू ये साफ कर चुके हैं पंजाब में वो शोपीस बनकर नहीं रह सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन कैप्टन इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। सिद्धू को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन कैप्टन नहीं चाहते कि टिकट बंटवारे में सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले या सिद्धू का कोई रोल हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।